आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मंजूर एहतशाम जी द्वारा लिखित कहानी घेरा। यू नो आई हेट ड्रिंकिंग एंड फॉर दैट हेट यू टू। अर्थात तुम जानती हो मुझे शराब से नफरत है और इसीलिए तुमसे भी। कभी जमाल ने उससे कहा था और वह हंसकर बात टाल गई थी। रात के 12:30 होने जा रहे थे और उस समय वह शब्बो के बाजू में लेटा हुआ था। शब्बो उस समय शांत थी और जमाल भी। कुछ पल पहले उन दोनों के बीच बीते समय ने शब्बो के भीतर कहीं किसी सूखी गहराई को भर दिया था और वह अपना दिमाग यूं ही आवारा भटकता छोड़ देना चाहती थी। जमाल का कभी का कमेंट जाने उसके दिमाग में कहाँ से भटक आया था। वह ज़्यादातर उसके इस प्रकार के कमेंट सुने अनसुने कर देती थी। सिर्फ एक बार उसने भी जमाल से पूछ लिया था, Who has given you the liberty to be unfaithful to your own wife? अर्थात तुम्हें अपनी पत्नी से बेवफाई की इजाज़त किसने दी है? इतना ही जमाल को भड़काने के लिए काफ़ी था। डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगना चाहिए, उसने बेपरवाह गुस्से में कहा। यू आर रिसीविंग अ पार्ट ऑफ माई फेथ फॉर हर। अर्थात उसके हिस्से का कुछ प्यार तुम्हें मिल रहा है। मेरी बीवी को मेरे बाजू में लेटकर सिसकियां नहीं भरनी पड़ती। बस वह आखिरी बार था और देखा जाए तो इस तरह का कमेंट सिवाय शब्बों को हर्ट करने के क्या कर सकता है। रहीम साहब उसके पति के बाजू में लेटकर रात रात जागना या सिसकियां भरना तो शब्बों का मुकद्दर था, लेकिन जमाल का भी क्या किया जा सकता है। उसे मेडअप औरतों से नफरत और शिकार से दीवानगी की हद तक इश्क है। रियासत के पुराने जागीरदार होने के नाते उसके ख़ानदान की आज भी शहर में ख़ास इज्जत है, लेकिन यह क्या पागलपन हुआ कि शिकार पर जो जो पाबंदी बढ़ती जाती है उतना ही उसका शौक़ भी। उसकी जीप क्या बिल्कुल अजायब घर है। राइफलों से लेकर शिकार किया जानवर सब कुछ बहुत आसानी से छिपाए जा सकते हैं। रही बात मेकअप किए औरतों की, तो वह अपनी पत्नी तक को मेकअप नहीं करने देता। कपड़े कीमती से कीमती, लेकिन हुक्म था नो मेकअप सो नो मेकअप। यही नहीं, शब्बों के मेकअप का भी उसने हमेशा मजाक उड़ाया था। पास ट्रॉली से गिलास उठाकर शब्बों ने सिप किया। रियली नथिंग टू बीट कॉइनॉक। अंदर जैसे नशे के साथ खुशबू भी फैल जाती है। चमेली की महक, मोगरे की सुगंध, गुलाब की भीनी खुशबू, इन सबसे अच्छी कोई खुशबू। जमाल करवट से लेटा पिछली खिड़कियों के बाहर जहां चांदनी फैली थी देख रहा था। आदमकद कांच की खिड़कियों के पर्दे खिंचे हुए थे और अंदर भी रोशनी के नाम पर बाहर फैली चांदनी का अक्सी था। इट्स हाई टाइम, अर्थात बहुत समय हो गया। जमाल ने एकदम चादर बराबर कर बैठते हुए बेड स्टेड के पास का स्विच ऑन किया और कमरे में मरी हुई नीली रोशनी फैल गई। उसके साथ ही बेडरूम का फर्नीचर और वार्डरोब्स की आकृतियां उजागर हो गईं। विक्टोरियन स्टाइल की भारी वार्डरोब्स, राइटिंग चेस्ट, 2 आराम कुर्सियां, एक फुट स्टूल, फर्श का कालीन सुरमई से नीला लगने लगा और शब्बो और जमाल के शरीर ढांकती चादर पर भी जैसे एकदम नील फैल गया। बाथरूम का दरवाज़ा, कोठी के अंदरूनी दालान और पिछवाड़े कॉरिडोर में खुलते दरवाजे लगा सिपाहियों की तरह अपनी जगह तैनात हो गए सफ़ेद दीवारों और छत के अंदरूनी मामलों की पहरेदारी को। क्यों? शब्बो ने उसकी कमर में हाथ डालकर रोकते हुए पूछा। इट्स गेटिंग टू बी 1, अर्थात 1 बजने वाला है। जमाल ने उबासी लेते हुए कहा। आते होंगे। मुझे रोक कर क्या फिर से उन्हें नींद की गोलियां खिलवाना चाहती हो? शब्बो खिलखिलाकर हंसी थी और खींचकर जमाल को बिस्तर पर वापस लिटा लिया था। रहीम साहब बस आते ही होंगे। रोज़ महल पर शराब पीते पत्ते खेलते इतना इतना समय बीत जाता है और महल में अब है क्या? बाहर की दीवारें मुद्दत से कलई की मोहताज और अंदर बैठकर जो कुछ है उसे भी बेच डालने के मंसूबे। लेकिन रहीम साहब ठहरे पुराने नमक ख्वार अपना फ़र्ज़ निभाने में लगे हुए हैं। महल वालों के मामले हल करने के लिए, उन्हें मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट से मिलवाने के लिए वह एक तरह से पीआरओ बने हुए हैं। जब ज़रूरत समझी जाती है
इसी कोठी पर दावतों का इंतज़ाम होता है, जहां पुरानी रॉयल फैमिली और नए हुकूमत करने वालों को एक दूसरे को करीब से देखने और जानने का मौका मिलता है और सौदेबाजी होती है। ज़्यादातर मामले बड़ी खूबी से तय भी हो जाते हैं। वह खुद होस्टेस की हैसियत से इन दावतों में रहीम साहब के शाना बशाना होती है और तरह तरह के लोगों से मिलकर बात करके उसे अच्छा लगता है। उन्हीं शामों को लगता है जैसे कोठी फिर से जिंदा हो उठी। ड्राइंग रूम की ऊंची छत से लटकते झाड़ और फानुस झिलमिला उठते हैं। मुद्दत से अपनी जगह सफ़ेद कवर्स चढ़ा, कीमती आबनूस में तराशा आरामदेह फर्नीचर, जिसकी सीट्स मुर्दा जानवरों के कीमती लेदर की है, जिंदा इंसानों का स्पर्श और उनके शरीर की गुनगुनी हरारत महसूस करता है। म्यूज़िक और हंसी के फव्वारों की जिंदा होली लौ दे उठती है, खुशबू के परे माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। और जब डाइनिंग हॉल में गोल टेबल के इर्द गिर्द बैठे लोगों को वह होस्टेस की हैसियत से सर्व कर रही होती है, जस्ट अ लिटिल मोर मिस्टर खन्ना, उसकी आवाज़, इफ़ यू मस्ट इंसिस्ट मिसेस रहीम, मिस्टर खन्ना की उसकी आवाज़ और जिस्म सूंघते नथनों की फड़फड़ाहट, बस वही पल। नहीं तो इस बड़ी आलीशान कोठी में ज़िंदगी के नाम पर क्या था। 12 महीनों के दिन ठिठुरे, समानता से भरे और इन जानवरों जितने जीवंत जो ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, स्टडी, बल्कि जब वो शादी के बाद इस घर में आई थी तो रहीम साहब के इस बेडरूम तक में स्टिफ्ट किए हुए थे, तरह तरह के पोजेज में खड़े थे। कहीं टाइगर है, कहीं लेपर्ड, कहीं बारहसिंगे, चीतल, हिरन। उसे सबसे ज़्यादा नफरत उस भारी भरकम पाइथन से थी, जिसे पहली बार देखकर कोई भी डर से बेहोश हो सकता है। इन सब ट्रॉफीज़ में 90% रहीम साहब के पापा का कारनामा थी, जो बीते समय में हिज हाइनेस का दायां हाथ थे। हिज हाइनेस मोहम्मद कलीम यानी रहीम साहब के पापा के मशवरे के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं करते थे। रियासत की सर्विसेज में उनका ओहदा सबसे ऊंचा था। रहीम साहब, उनका शौक़ सिर्फ फ़िशिंग तक था और अपनी जवानी में वह उसे पूरा करने के लिए हर साल नेपाल जाया करते थे। अब शब्बों को सोचकर ही हंसी आ गई। अब तो घर में स्टफ किए गए जानवरों और राइफल्स में, जिन्हें रहीम साहब बहुत करीने से अपनी स्टडी में सजा कर रखते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं रहा। बोथ आर ओनली पीसेज ऑफ डेकोरेशन, अर्थात दोनों सिर्फ सजावट की चीज़ बन गई हैं। रहीम साहब को शादी के बाद से आज तक उसने कभी शिकार पर जाते नहीं देखा। क्या पता, शायद अभी तक वह आ ही चुके हों। उनके ख़ास खादिम हामिद ने रिसीव करके बिस्तर तक पहुंचा दिया होगा। शब्बों के दिल में रहीम साहब के लिए रत्ती बराबर भी खौफ या परवाह नहीं बची थी। शादी करते समय ही शायद उसके दिमाग में यह बात बिल्कुल साफ थी कि यह एक सौदा है। आज वो इस कोठी, इसके बाहर फैले लंबे चौड़े बाग और बहुत सारी खेती की ज़मीन, जो सब उसे मेहर में मिले थे, की मालिक थी। खुद रहीम साहब अपने ही घर में मेहमान होकर रह गए थे। कई बार यहाँ तक हुआ कि अंदर कमरे में वह जमाल के साथ हुई है और रहीम साहब किसी दूसरे मर्द की मौजूदगी महसूस करके वापस लौट गए हैं। एक ही धमकी थी उनके पास, सोने की गोलियां खा मरने की। तो यह ड्रामा भी अभी तक कितनी ही बार हो चुका है। हर बार शायद जानबूझकर मरने से कम गोलियों का डोज लेकर 2-3 दिन पड़े सोते रहते हैं। और फिर जमाल शब्बों के लिए रहीम मियाँ के अलावा पहला मर्द तो था नहीं। शादी के बाद बीते इन 5 सालों में कितने लोग कोठी के पिछले दरवाजे से आए और खामोशी से चले गए। शब्बों ने हल्की नीली रोशनी में ट्रॉली पर रखे गिलास की ओर देखा। गिलास का बॉटम रोशनी में झिलमिला रहा था। कभी तो उसने अपने गिलास में कॉन्यक डालते हुए कहा, अपनी नहीं तो दूसरों की खातिर ही सही। जमाल ने अपनी बाँह उसकी कमर में डालते हुए सर गोद में रख लिया। उसके आसपास गुनगुन करके तितर बितर होती एयर कंडीशनर की आवाज़ थी और शब्बों को मजबूती से पकड़े जमाल की बाँह। दीवार पर फैले लंबे चौड़े आईने में शब्बों ने अपनी इमेज को देखा और उसकी उंगलियां गोदी में रखे जमाल के सर के बालों में दौड़ने लगी। शब्बों को अच्छी तरह याद था, रहीम साहब से शादी के बाद पहली रात उसने यहीं इसी कमरे में बिताई थी। और आज वह रहीम साहब के साथ किसी भी तरह मिसबिहेव कर ले,
वह पहली रात उसके दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ गई थी। शायद उसे आने वाली ज़िंदगी के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए था, जो किसी प्रकार हो न पाया। आज अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो गलती शब्बों की थी या रहीम साहब की। वैसे तो इस आने वाले सब कुछ का बीज देखा जाए तो बहुत पीछे छूटे अतीत में ही पड़ चुका था, तब जब उसे भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सौतेली माँ, अब्बा ने जब अम्मा को तलाक दिया था उस समय खुद शब्बों की उम्र 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं थी। उसको तो घर में सौतेली माँ बिया ही याद है, या फिर एक के बाद एक पैदा होती 5 छोटी बहनें। उम्र के साथ साथ उसे अंदाज़ा होता गया कि उसके साथ जो बाकी बहनों से अलग सलूक किया जाता है, उसका कारण उसकी सगी माँ ही थी, जिन्होंने अब्बा के तलाक के बाद ही बगैर शादी किए कुंवर साहब के साथ रहना शुरू कर दिया था। उधर अब्बा ने अपने ही रुतबे के शाही ख़ानदान में बिया से शादी कर ली थी। बिया की उम्र अब्बा से कम ज़रूर थी, लेकिन अब्बा की हैसियत को उस ज़माने में रियासत के कितने ख़ानदान पहुँचते थे। अब्बा को हिज हाइनेस का ब्लू आइड बॉय कहा जाता था। धीरे धीरे बिया अब्बा पर हावी होती गई और एक के बाद एक सारी जिम्मेदारियां खुद संभालने लगी। अब्बा बिया के सामने दबकर रहने लगे। इधर कुछ दिनों बाद कुंवर साहब तो मर गए, लेकिन अम्मा उनके सोग में चूड़ियां तोड़े वैसी ही नहीं बैठी रहीं। थोड़े ही दिनों में उन्हें भी फिर कोई चाहने वाला मिल गया। इस हालत में बिया ने अम्मा से मिलने जुलने पर भी कड़ी पाबंदी लगा दी थी। काफ़ी बड़े होने तक भी बहुत सारे कारण तो पूरी तरह समझ में आते नहीं थे। उसे सिर्फ यह लगता था कि जहां उसकी सौतेली बहनें कोठी में आने जाने वाले लड़कों से खुलकर बात कर सकती थीं, उसे एक ख़ास नपे तुले ढंग से ऐसा करने से रोका जाता था। बल्कि बिया और घर के दूसरे बुजुर्गों ने अपने तबे छुपे और इसके बाद साफ साफ शब्दों में समझाया था कि उसे अपने अंदर की औरत की हिफाजत किस तरह करनी है। घर आने वाले लोगों का रवैया उसके साथ दूसरा ही होता था। बिया ने तो उस स्कूल से भी जहाँ को एजुकेशन थी उसका नाम कटवाने की जिद की थी, लेकिन जाने अब्बा कैसे अड़ गए थे। धीरे धीरे नतीजा यह निकला कि उसे मर्दों से नफरत हो गई। हर लड़के या आदमी की नज़रें उसे एक ही मतलब से उठती लगती। वह मतलब जो अगर पूरा हो गया तो जैसा बिया कहती है, कोई भी शौहर एक रात के बाद ही उसे घर से निकाल देगा। और फिर जाने कैसे स्कूल के आखिरी साल में वह सोलोमन के करीब आती गई। किसी लड़के की उंगलियों का स्पर्श आज भी सोचकर उसके सारे शरीर में फुरेरी दौड़ जाती है। स्कूल के सूने कोने कोचरों में वह सोलोमन का इंतज़ार करती और कुछ पल को बिया, अब्बा, अम्मा सारी दुनिया को भूल जाती। सोलोमन के हाथ जैसे 2 वायर्स थे, जिनसे उनमें पैदा हुई सारी बिजली, सारा करंट दौड़कर शरीर के बाहर निकल जाता और वह हल्का महसूस करने लगती। और वह दिन सारा क्लास शहर के बाहर पिकनिक पर गया हुआ था। कहीं झाड़ियों में सोलोमन ने उसे जकड़ लिया था। ज़मीन पर बिछी सूखी नदी की रेत और बजरी, बाजू में लगा बड़ा सा कोहे का दरख्त जिसकी एक शाख दाहिनी ओर गिरकर सूख चुकी थी। कोहे की उधड़ी हुई छाल। नो प्लीज़ सोलोमन, उसने खुद को सोलोमन की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा था और फूट फूट कर रोने लगी थी। जाने उसका रोना था या किसी के आ जाने का खतरा, सोलोमन ने उसे छोड़ दिया था। फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वह सोलोमन को नहीं समझा पाई कि वह किस चीज़ की रक्षा करना चाहती थी। लेकिन सोलोमन ने जब उसे फिर छूना चाहा तो बड़े आत्मविश्वास से उसने उसका हाथ झटक दिया था। शाम घर लौटते वह बहुत खुश थी। अपने अंदर की औरत की हिफाजत करने में वह कामयाब रही थी। चलो ऐसा करें, एक रात इसी तरह जमाल ने उसके पास लेटे हुए कहा था, हम दोनों कहीं भाग चलें। कितने दिन के लिए? जैसे आप उसके मुंह से निकल गया। क्या मतलब? मतलब कितने दिन तुम अपने बच्चों और बीवी से दूर रह सकोगे? जमाल हंसने लगा था। तुम तो सीरियस हो गई, उसने हंसते हुए कहा। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तब से आज तक उसने इस बात को कितनी ही बार सोचा है। जमाल अपनी जगह, मगर वह क्या भाग सकती है? अगर कोई साथ भागने को मिल जाए तो भी। यह कोठी, ये मोटरें, ये नौकर,
आए दिन होती कोठी पर दावतें, जहाँ शहर के तमाम बड़े लोग झुककर उससे मिलते हैं, एक ख़ास इज्जत देते हैं। यह सब जो उसका अपना है, क्या सिर्फ एक जवान आदमी छुड़ा सकता है? जमाल की तरह भरे लोग आते जाते रहें। रहीम साहब से खुद अलग होने का मतलब कानूनी तौर पर यह सब खोना होगा जो आज उसका अपना है और जिसे पाने के लिए उसने इतना सब किया था। क्या होगा कोई दुनिया में ऐसा जो उसे यह सब छोड़ने पर मजबूर कर सके? क्या रहीम साहब से उसके संबंध खत्म हो सकते हैं? कसम खुदा की, उसने अपना मुंह पीटते हुए उस मोटे एल्बम से नज़रें हटानी चाहिए थी। तौबा तौबा, ये सब क्या जमा कर रखा है आपने? यह शादी की रात ही हुआ था जब रहीम साहब ने पहली बार उसके सामने ड्रॉर्स का वो चेस्ट खोला था जिसमें एल्बम थे, छुटपुट फोटो, इंसान जानवर जाने क्या क्या। उस रात उनके शराब पीने पर तो उसे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि खुद अब्बा के साथ रहीम साहब और कुछ दूसरे लोग जिस तरह स्टडी को लॉक करके घंटों अंदर बैठे रहते थे, वो सारा घर जानता था। यह और बात है कि इस टॉपिक पर कभी कोई बात नहीं करता था। और फिर रहीम साहब तो थे ही बुनियादी तौर पर अब्बा के दोस्त, और उम्र में भी उनसे कुछ निकलते हुए ही। सोचकर हंसी आती है कि वर्षों वह रहीम साहब को रहीम अंकल कहा करती थी। कितनी हैरानी में उसके रहीम साहब से शादी करने के फैसले ने सबको हैरानी में डाल दिया था। उस समय वे एल्बम्स और फोटो उसे डाल गए। शादी से पहले ऐसे कुछ फ़ोटो उसने देखे ज़रूर थे, लेकिन जो इस समय सामने था वो उसकी कल्पना शक्ति से भी बाहर था। सिहराने के साथ ही वह तस्वीरें उसको भीतर तक सुलगा भी गईं। क्यों डर गई? रहीम साहब ने उसे लिपटाते हुए कहा था। अरे यह तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे अब्बा के ख़जाने का तुम्हें क्या अंदाज़ा होगा? अरे शाहकार हैं उनके पास तो शाहकार। मेरी सारी अच्छी एल्बम्स उनके पास है। ठहरो, तुम्हें एक और मज़े की चीज़ बताएं। उन्होंने गिलास में बची शराब ख़त्म करते हुए कहा, तुम भी लो ना थोड़ी सी। अभी तक जो हुआ वो मात्र परिचय सा था। उसे दिलचस्प लगा था। वह आगे भी जानना चाहने लगी। उसने हाँ कहा तो रहीम साहब ने जिन उड़ेल कर गिलास हाथों में थमा दिया। बेड स्टैंड के सामने टंगे हुए स्क्रीन पर खामोशी से बदलती तस्वीरें थीं। औरतें और मर्द जो उसकी एड़ी से लेकर चोटी तक आग लगा गए। धीमी मटमैली रोशनी में बेचैनी से करवटें बदलती वह बाजू में लेटे रहीम साहब को देख रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ में शराब का गिलास और बहुत धीरे धीरे हिलते पैर। उसकी आग जैसी वहाँ कोई तपन, कोई गर्मी नहीं थी। जिनका मज़ा उसे बहुत अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह पी गई। स्क्रीन निर्जीव होने के बाद भी वह सारी तस्वीरें एक एक स्लाइड की तरह उसके दिमाग में चकराती रहीं। वह चाह रही थी कि रहीम साहब उसे जला जाती आग में बांट लें। सब कुछ हुआ, लेकिन रहीम साहब उसके अंदर दहके अलाव को बुझाने में नाकाम रहे। उसके अंदर की औरत, आई नेवर थॉट यू वर सच किड। मैंने सोचा भी ना था कि तुम छोटी सी बच्ची हो। उन्होंने खुशी के बजाय हैरानी से कहा, इट सीम्स सो सिली एंड इनक्रेडिबल। अर्थात मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। सुबह होने तक एक एक पल उसने जागते हुए काटा और रहीम साहब बाजू में खर्राटे भरते सोते रहे। उसी सुबह रहीम साहब की उससे पहली लड़ाई हुई थी। सिर्फ शादी के 4 महीने बाद ही वह उस कमरे में शिफ्ट हो गए थे जिसमें बाथरूम का दूसरा दरवाज़ा खुलता है। वो जिस तरह चाहती है उन्हें दबाकर रखती है और वह उफ नहीं करते। दोनों के बीच जाने किस चीज़ की शर्त सी बधी हुई है और कोई भी हारने पर रजामंद नहीं लगता। रहीम साहब के कमरे से तालाब का दृश्य बिल्कुल साफ दिखता है। तालाब का दृश्य। मौत से पहले रहीम साहब के पापा रात रात जाग कर तालाब को तकते रहते थे। अब खुद रहीम साहब की बारी है। ये शायद कोई ख़ानदानी बीमारी लगती है। जमाल जा चुका था। टाइम क्लॉक ने अभी अभी 3 का समय बताया था। रहीम साहब महल से आकर कभी के सो चुके होंगे। खुद उस पर कैसी बेचैनी सवार है। विस्की की बोतल खोलकर उसने एक लार्ज पैग बनाया, फ्रिज से सोडा निकाल कर मिक्स किया और एक सिप लेने के बाद कमरे में टहलने लगी।
क्या और क्यों उसे परेशान कर रहा है। आगे बढ़कर ड्रॉर्स खोलकर उसने एक एक करके सारे एल्बम निकाले और पन्ने पलटने लगी। सहसा एक एल्बम खोलते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। सर पे सेहरा, किमखाब की शेरवानी, गले में फूलों के हार, दूल्हा बने रहीम साहब बैठे थे और पास में वह खुद, नाक में नथ पहने दुल्हन। उनकी शादी की तस्वीरों का एल्बम जाने इन एल्बम्स में कैसे मिल गया था। कोई बात दिमाग में इस तरह अटक रही थी कि न तो वह उसे शब्दों में सोच पा रही थी, न ही उससे छुटकारा मिल रहा था। तस्वीर में दूल्हा बने रहीम साहब कितने हास्यास्पद लग रहे थे। 55 वर्ष की उम्र शायद दूल्हा बनने के लिए होती भी नहीं। अगर शादी से पहले रहीम साहब को वह यह विश्वास नहीं दिला देती कि वह उन पर मर मिटी है, उसके जीवन में अब रहीम साहब के अलावा किसी दूसरे पुरुष की संभावना भी नहीं है, तो क्या उन सा दुनिया देखा आदमी यूँ जग हंसाई और दूल्हा बनकर अपना मजाक बनाने के लिए तैयार हो जाता। शब्बू की शादी रहीम साहब यानी उससे 3 गुनी उम्र के मर्द के साथ। किस तरह आसपास के तमाम लोग चौंके थे। अब्बा तो किसी तरह राजी ही नहीं होते थे। यहाँ भी बिया की समझ ही काम आई और उन्होंने रहीम साहब का ख़ानदान और हैसियत याद दिलाकर अब्बा को तैयार कर लिया। आदमी की उम्र ज़्यादा सही, दूसरी तमाम चीज़ें भी तो देखी जाती हैं। कलूस जैसी लड़की के लिए कैसे रिश्ते आए कौन जानता है। बहरहाल अब्बा अगर बहुत खुश नहीं हुए तो उन्होंने अपनी नाराज़गी पर भी काबू पा लिया। खुद उसके अपने दिमाग में शादी का निर्णय लेते हुए यह काफ़ी साफ था कि वह क्या पाने और क्या खोने जा रही है। फिर अब यह उलझावे कैसे। जमाल जमाल जब तक है आगे कोई और हो सकता है, या सिर्फ इत्तेफाक भी हो सकता है कि अभी तक उसकी आँख को बेहतर जमाल ने बांटा है, कल उससे अच्छा भी कोई हो सकता है। तो फिर रहीम साहब के लिए दिन ब दिन दिल में गहरे बैठती है नफ़रत क्यों। उसने शादी जिस इज्जत और आसानियों के लिए की थी वो आज उसकी है। इस जायदाद और रुतबे की एक सीढ़ी के अलावा रहीम साहब को उसके जीवन में कोई महत्व न था न है। तो फिर यह दुख और निराशा कैसी कि रहीम साहब कभी उसके दूसरों से मिलने पर चीखते चिल्लाते या मारपीट क्यों नहीं करते। यह उम्मीद क्यों कि उन्हें उसके व्यवहार और नहीं तो तकलीफ ही पहुँचे वो गुस्सा ही करें। क्या सचमुच उन दोनों के संबंधों का स्रोत इस हद तक सूख चुका है कि आपस में एक ठंडी लापरवाही के अलावा कुछ नहीं बचा। शुरू में तो फिर भी कभी कभी नींद की गोलियां खा मरने की धमकी होती थी, अब तो इस ओर से उसकी आंखें ही मुंद गई हैं। उन दोनों के संबंध इस तरह ख़त्म भी हो सकते हैं। शब्बों के ताने तिश्ने सुनने, जिल्लतें सहते वो कोठी में मौजूद हैं। लगता है उन दोनों के बीच शर्त यही बधी है कि कोठी छोड़कर कौन जाता है या तलाक के लिए पहले कानूनी कार्रवाई कौन करता है। रहीम साहब इस इंतज़ार में है कि यह फैसला खुद शब्बो करे ताकि उन्हें अपनी जायदाद से हाथ न धोना पड़े। अगर वह खुद तलाक देंगे तो ये कोठी और बहुत सारी जायदाद भी शब्बो को मेहर में देनी पड़ेगी। रहीम साहब केवल उस पल के इंतज़ार में है जब शब्बो वह सचमुच यह कोठी छोड़ देगी या वही छोड़ेगी। उसने एक ही घूंट में गिलास खाली करते हुए सोचा, जमाल या किसी के भी साथ यह शर्त बेशक रहीम साहब ही जीतें, खुद उसके लिए यहाँ रह पाना संभव नहीं रहा। कोठी, मोटरें और दुनिया जहान की इज्जत उसे यहाँ रुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो बहुत ही जल्दी यहाँ से भाग जाएगी। एकदम आवाज़ें आने लगी, बकौल रहीम साहब के मनहूस आवाज़ें। कोठी के पीछे लॉन पर बिल्ला बिल्ली थे। अगर रहीम साहब जागते होते तो हाश हाश करके उन्हें भगाने की कोशिश करते, लेकिन कोठी के एक हिस्से से भगाओ तो ये आवाज़ें दूसरे हिस्से से आने लगती हैं। जितनी देर तक आना होता है आती ही रहती हैं। शब्बो ने गाउन लपेटा और दरवाज़ा खोलकर पिछले कॉरिडोर में निकल आई। कंडीशनर के नपे तुले टेम्परेचर के पश्चात बाहर धीमी धीमी हवा बह रही थी। लॉन में बिछी चांदनी को घने ऊंचे आम का साया अजीब ढंग से 2 हिस्सों में बांट रहा था। दूर तालाब में पिघला पारा हिलकोरे ले रहा था। धुंधलके में एकदम शब्बो को लगा कॉरिडोर में उससे कुछ दूरी पर कोई खामोशी से लॉन में नजरें गड़ाए खड़ा है। घास में दुबकी 2 आकृतियों पर
एक बिल्कुल सफ़ेद और दूसरी सफ़ेद पर काले गुल। आंखें फाड़कर देखने के बाद शब्बू ने खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उससे थोड़ी दूरी पर रहीम साहब ही हैं। यूं खामोश और मनहूस आवाज़ें और हाश हाश। एकदम से उसका मन हुआ कि उनके पास जाए और जाकर कहे कि वह कोठी और जायदाद सब छोड़कर जा रही है। सोचते ही उसे थकान का एहसास हुआ और करीब के एक सतून से टिक कर वह खामोशी से लॉन की ओर तकने लगी। दो आवाज़ें एक दूसरे के साथ अजीब लय में ऊंची नीची हो रही थीं। चार कौंधती आंखें, दो फूलते पिचकते शरीर, सफ़ेद आकृति का पेट बिल्कुल लॉन की दूब से सटा हुआ था और काले गुल वाली आकृति लगता था किसी भी पल छलांग लगाकर सफ़ेद आकृति को दबोच लेगी। काले गुल वाले शरीर ने सफ़ेद जिस्म को अपनी नज़र के घेरे में कैद किया हुआ था। आवाज़ें पल बल पल ऊंची होती गईं, यहाँ तक कि सन्नाटा तार तार हो गया और बिजली की लपक के साथ सफ़ेद आकृति काले गुल वाले की जकड़ में थी। कुछ पल एक दूसरे की तिक्का बोटी करने की कोशिश के बाद दोनों जिस्म अलग अलग हो गए। सफ़ेद आकृति थोड़ी दूर जाकर रुक गई। आवाज़ें उभरने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। दोनों आकृतियों के बीच एक फासला काले गुल वाले की नज़र का घेरा बना रहा। शब्बू को लगा अगर सफ़ेद शरीर की आकृति इस घेरे से बाहर निकल गई तो फिर काले गुल वाले की पकड़ में नहीं आएगी। सतून से सर टिकाए शब्बू थकी आंखों से काले गुल की कैद में सफ़ेद आकृति को लॉन पर यहाँ वहाँ गुत्थम गुत्था होते देखती रही। रहीम साहब अपनी जगह खड़े थे। इस समय यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनकी आंखें दूर फैले तालाब पर केंद्रित हैं या लॉन में एक दूसरे से बंधी उन दो आकृतियों पर। शब्बू को खड़े खड़े काफ़ी समय बीत गया था। लॉन पर उभरती डूबती दोनों आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थीं, लेकिन लग रहा था कि आसपास फैले विस्तार में अब भी आवाज़ें ही आवाज़ें हैं, ऐसी जिन्हें वह केवल सुन सकती है और महसूस कर सकती है, नाम नहीं दे सकती। रहीम साहब अपनी जगह खड़े थे। सहसा शब्बू को अजीब सा लगा। रहीम साहब और उसके बीच इस समय लगभग उतना ही फासला था जितना काले गुल और सफ़ेद आकृति के बीच। वही नज़र के घेरे की दूरी जिसमें काले गुल वाले ने सफ़ेद आकृति को कैद किया हुआ था। तो यह थी कहानी घेरा। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।